अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 33। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। काफ़ी रात हो चुकी थी लेकिन नींद माज की आंखों से कोसों दूर थी। डॉक्टर इसे आराम करने की हिदायत देकर अपने क्लिनिक के लिए रवाना हो चुका था। रवानगी से कबल इसने खाने पीने का कुछ सामान भी फ्लैट में लाकर रख दिया था और बताया था कि क्लिनिक से अपने घर चला जाएगा और सुबह किसी वक्त वहां का चक्कर लगाएगा। इसने तो जाहिर की थी कि शायद रात में किसी वक्त विक्की भाई फ्लैट पर आ जाए, लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं थी। फिर भी माज एक मुहूम सी उम्मीद के सहारे इसका इंतजार कर रहा था। नींद इसे यूं भी नहीं आ रही थी। बेबसी के एहसास ने तबीयत पर बेजारी तारी कर रखी थी और इसे यूं लग रहा था कि वो अपने शहर में वापस आकर भी कीर्थर की पहाड़ियों में बसी उस बस्ती में रह रहा है जहाँ रहकर वो सारी दुनिया से कट गया था। बल्कि वह रहना भी किसी हद तक आसान था कि खुली फजा में सांस लेने और इंसानों तक रब्ज़त की सहूलत थी। यहाँ तो वो इन सहूलियत से महरूम था। वहाँ इसे किसी के मुतल्लिक कोई तकलीफ से खबर नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ वो सब खबरें सुन रहा था और बेबस था कि किसी कुछ नहीं कर सकता था। बेबसी की इसी शदीद कैफियत के तहत इसने वकास और डॉक्टर की हदायत के बरखिलाफ यहाँ से निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस कोशिश पर इस पर एक नया इंकिशाफ हुआ था। वो फ्लैट से निकलकर नीचे उतरने के लिए लिफ्ट में सवार हुआ ही था कि लिफ्ट मैन ने से घूरना शुरू कर दिया और फिर सर लहजे में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें से मतलब? माज इसके सवाल पर बिगड़ गया। मतलब है सर, ये हमारी ड्यूटी है कि आपको यहाँ से कहीं न जाने दें। हाँ, अगर आपको कोई जरूरत है तो हमें बता सकते हैं, लिफ्ट मैन ने मुहज़्ज़ब लहजे में से आगाह किया। इस दौरान लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। भारी तनोतोश के इस आदमी के बाएं हाथ में एक जदीद गन भी मौजूद थी। साहिब को ऊपर इनके फ्लैट पर वापस छोड़ दो शकूर, और इनसे पूछ लो कि इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। लिफ्ट मैन ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा तो मां समझ गया कि इसने इस सिक्योरिटी गार्ड को लिफ्ट में बुलाया है। तुम मेरे बारे में फैसला करने वाले कौन होते हो? लिफ्ट दोबारा ऊपर का सफर शुरू कर चुकी थी। माज ने तैश और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में इनसे पूछा, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर। हमें जो ऑर्डर मिला है हमें इसे हर हाल में पूरा करना है। अब आप समझदार हैं कि शोर मचाए बगैर खामोशी से अपनी जगह वापस चले जाते हैं या शकूर को थोड़ी सी जहमत करना पड़ेगी। लिफ्टमैन का नरमी से दिया हुआ जवाब भी इसे अपने मुंह पर तमांचे की तरह लगा था। वो बहुत मुहज़्ज़ब लहजे में इसे धमका रहा था और वो मजबूर था कि अपनी हालत और हालात दोनों की वजह से किसी से झगड़ा मोल नहीं ले सकता था। लिफ्ट ऊपर जाकर रुकी तो किसी के कुछ कहे बगैर ही वो अपने लिए मखसूस फ्लैट की तरफ बढ़ गया। सिक्योरिटी गार्ड फ्लैट के दरवाजे तक इसके पीछे आया। माज ने अंदर जाने के बाद बिरूनी दरवाजा उस जोर से बंद किया जैसे सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पर मार देने की ख्वाहिश रखता हो, लेकिन जाहिर है इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अंदर आने के बाद भी वो बड़ी देर तक गुस्से में बल खाता रहा। फ्लैट का दरवाजा अनलॉक छोड़कर वो लोग मुसलसल इसे धोखे में रखे हुए थे कि वो अपने हर अमल के लिए आजाद है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने भी इसे बड़ी कामयाबी से बेवकूफ बनाया था और डिनर में फ्रूट चाट खिलाने के बाद जरूरत का थोड़ा सा सामान थमाकर चला गया था। हालांकि वो चाहता तो अपने जरखरीद गुलामों से बैठे बैठे भी सब कुछ मंगवा सकता था, लेकिन फिर मास को इसकी आजादी का धोखा कैसे दिया जाता। इस पर अपनी नामनिहाद आजादी का भांडा फूटा तो ये बात भी समझ में आ गई थी कि पिछले फ्लैट में भी इसकी निगरानी के लिए ऐसा इंतजाम किया गया होगा, लेकिन इसने वहां पर बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए बेखबर रहा था। अपने आप को यूं बेवकूफ बनाए जाने पर वो बैठा ताव खाता रहा। साथ ही ये फिक्र भी लग गई थी कि जाने वक्कास और इसके साथी क्यों ये हकीकत क्या है और हमदर्दी की आड़ में वो इससे क्या करने वाले हैं। बज़ाहिर तो अभी तक इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन कौन क्या चाल चल रहा था इसका भी तो इल्म नहीं था। और कुछ नहीं तो रह रहकर वक्कास की टीवी पर दिखाई देने वाली फुटेज याद आ जाती थी और यूं लगता था कि वो किसी खतरनाक गैंग का बंदा हो। इन्हीं सोचों में गुम इसने की हॉल में चाबी घूमने की आवाज सुनी और वक्कास को दरवाजा खोलते अंदर दाखिल होते देखा तो इसे जरा तोलती नजर से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? इसे खुद को यूं घूरना पाकर इसने हल्के फुल्के लहजे में पूछा और जमीन पर बड़े कुशन्स पर ढेर हो गया। इसने अभी तक वही कपड़े पहने हुए थे जो माज ने फुटेज में देखे थे, अलबत्ता शर्ट मुख्तलिफ थी। कौन हो तुम? माज ने इसकी आंखों में आंखें डालकर सरसराते लहजे में पूछा। मैं वक्कास अहमद उर्फ विक्की। तारुफ करवाया तो था अपना, इसने बेपरवाह लहजे में जवाब दे, लेकिन माज को अंदाजा हो गया कि वो इतना भी अनजान नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहा है। यह आते हुए लाजमी इसे बता दिया गया होगा कि मास ने वहां से बाहर जाने की कोशिश की थी। मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं, मुकम्मल तारुफ जानना चाहता हूँ। सबसे बढ़कर ये जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इस तरह कैद में रखने का मकसद क्या है। आखिरकार मास फट पड़ा। प्लीज बदगुमान ना हो, आप यहाँ कैदी नहीं, मेरे मेहमान हैं। जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ा है
وہ آپ کی نگرانی نہیں، حفاظت پر معمور ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی وقت جذبات میں آ کر یہاں سے نکلنے کا غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں۔ میں آپ کے معاملے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار اس نے کوئی اداکاری نہیں کی اور بہت رسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس طریقے سے جس طریقے سے آج ہینڈل کیا گیا ہے، کیا قصور تھا اس صحافی اعجاز کا کہ اسے جان سے مار دیا گیا؟ اس نے جیسے وقاص پر الزام لگایا اور وہ اس الزام کو سمجھ بھی گیا، اسے چہرے پر اداس سے مسکرا سجا کر بولا، یقیناً آپ نے میری ٹی وی پر دکھائی دینے والی فوٹیج پہچان لی ہے، لیکن یقین کریں کہ میرا اعجاز کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میں حلیہ بدل کر اس سے ملنے گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ باہر پہلے ہی اس کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے۔ میں تو صرف آپ کے سلسلے میں ملنے گیا تھا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اعجاز ان گنے چنے صحافیوں میں سے ایک ہے جس نے کبھی اپنے قلم کے آبرو پر حرف نہیں آنے دیا۔ اعجاز کے قتل کو تو میں خود ایک نقصان گردان رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ نہیں، معاذ نے سر کو زور سے نفی میں جھنبش دی۔ بات اتنی سادہ نہیں جتنی تم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہاری اس بات کو سچ مان سکتا ہوں کہ اعجاز کے قتل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسا بہت کچھ ہے جو تم نے مجھے نہیں بتایا۔ تمہیں ابھی اور اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتاتے ہو یا نہیں۔ اگر تم سچ نہیں بولنا چاہتے مجھے یہاں سے اجازت دینے کی اجازت دے دو، اور یہ دیکھو مت سمجھنا کہ میں تمہارے آدمی سے ڈر کر چپ بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو کچھ ہو نہ ہو اچھا خاصا ہنگامہ ضرور ہو جائے گا، اور شاید یہ تمہارے مفاد میں نہ ہو۔ ہنگامہ تو آپ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، ایسا کر کے آپ اپنے دشمنوں کو اپنے طرف متوجہ کریں گے، لیکن خیر میرے خیال میں آپ کو فی الحال میری یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ کا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں اور آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وقاص نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور تھوڑی دیر یوں خاموش بیٹھا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، اس لیے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ آخر کہنا شروع کر دیا، میں نے سرکس کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ میں، میری ماں اور میری جڑواں بہنیں، بس ہم 3 لوگ تھے ہمارے خاندان میں۔ باپ کے بارے میں جب بھی پوچھا ماں نے بس اتنا بتایا کہ وہ بہت امیر اور طاقتور آدمی تھا، ہم اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتے یا وہ ماں کو کیوں چھوڑ کر چلا گیا، اس بارے میں ماں نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ بھول جاؤ کہ باپ بھی کوئی رشتہ ہے، بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہاری ماں ہوں اور یہ سرکس ہماری دنیا ہے۔ میں یا میری بہن اس سے کبھی زیادہ اصرار اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ ہمارے اصرار پر رونے لگتی تھی اور ہمیں ماں کا رونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ تو ہنستی مسکراتی ناچتی گاتی ہی اچھی لگتی تھی۔ میری ماں سرکس کی سب سے خوبصورت عورت تھی اور لوگ اس کا آگ کے شعلوں کے درمیان کرتب نما رقص دیکھنے کے بہت شوق سے آتے تھے۔ میں نے چونکہ اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی معیوب کام ہے۔ میں خود سرکس کا حصہ تھا اور کم عمری میں ہی میرے ماہر بازیگر ہونے کی پیشگوئیاں ہونے لگی تھی۔ 15 سال کی عمر میں نے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل کے علاوہ کار تک چلانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ میں پلک جھپکتے میں رسی پر لٹک کر بلند سے بلند مقام پر پہنچ جاتا تھا، آگ کے شعلوں کو پھرانک جاتا تھا۔ میں منہ سے جلتا ہوا آگ کا گولا نکال کر دکھا دیتا تھا۔ میری طرح میری بہن بھی سرکس کا ایک اہم حصہ تھی۔ وہ شکل و صورت میں بالکل ماں پر گئی تھی اور ماں ہی کی طرح خوبصورت آواز اور رقص کی صلاحیت پائی تھی، اس لیے 15 سال کی عمر میں وہ سرکس میں ماں کی جگہ لے چکی تھی۔ ماں نے اپنا فن اس میں منتقل کرنے کے بعد خود ریٹائرمنٹ لے دی۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھی اور اس کے کام کرنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی، اس لیے وہ خود شو نہیں کرتی تھی، لیکن میری بہن کو شو کرنے کے دوران خود سارا وقت وہاں موجود رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیٹی حسین ہے اور حسین صورتیں لوگوں کو بد نظری پر اکساتی ہیں۔ اپنے تئیں وہ بیٹی کے آس پاس رہ کر اس کی حفاظت کرتی تھی، لیکن جب بری گھڑی آئی تو اس کے ناتواں بازو بیٹی کی حفاظت میں ناکام ہو گئے۔ معاذ نے دیکھا کہ داستان کے اس موڑ پر آ کر وقاص کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی تھی اور وہ بولتے یوں بار بار تھوک نکل رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے حلق میں اٹک رہی ہو۔ یہ جن دنوں کی بات ہے، ان دنوں ہماری سرکس کمپنی فیصل آباد میں رکی ہوئی تھی۔ میرا موت کے کنویں میں کار چلانے والا شو بہت ہٹ جا رہا تھا اور لوگوں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کرتب دکھانے کے لیے موت کے کنویں میں کار چلانے کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ لوگ میری مہارت پر خوش ہو کر تالے اور سیٹیں بجا کر داد دینے کے ساتھ ساتھ سکوں اور نوٹوں کی برسات بھی کر دیتے تھے۔ اس روز بھی میں لوگوں کے دل خوش کر کے اپنی روزی کمانے میں مصروف تھا کہ میری دنیا لٹ گئی۔ میری طرح اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اپنی روزی کمانے والی میری معصوم بہن کچھ بد نظروں کی نظر میں آ گئی۔ انہوں نے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھا لے جانے کی کوشش کی۔ سرکس کی انتظامیہ اور میری ماں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہتھیار نکال لیے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر ان گنڈوں کا راستہ چھوڑ دیا، لیکن ممتا کی ماری ماں کیسے کسی کو اپنی بیٹی کو اٹھا لے جانے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے بھرپور مزاحمت کی، یہاں تک کہ حفاظت کے خیال سے ہر دم اپنے پاس سے میری چھری نکال کر ایک گنڈے کے بازو میں گھونپ ڈالی، لیکن اس کی ممتا چند انچ کے شیشے کی گولی سے ہار گئی۔ ظالموں نے اسے عین سینے میں گولی ماری اور گولی اس کے دل میں اتر کر اسی وقت اسے ہمیشہ کی نیند سلا گئی۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا
मैं मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा था। फायरिंग और शोर की आवाजें मुझ तक भी पहुंची थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तशवीश इसलिए नहीं थी कि कभी कभी हमें इस तरह की बदनज़मी का सामना हो ही जाता है। वो तो जब मैं मौत के कुएं से बाहर निकला तो पता चला कि मेरी जिंदगी अंधेर हो चुकी है। रानी को उठा ले जाने वाले कौन थे और किसने मेरी माँ को गोली मारी, कोई नहीं बता सका। पुलिस आई, कार्रवाइयां होती रहीं, लेकिन ना तो मेरी माँ का कातिल गिरफ्तार हुआ और ना ही मेरी बहन रानी बाजियाब हो सकी। इन दिनों मेरी हालत दीवानों की सी थी और मैं 24 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर डेरा डाले रहता था तो मुझे इंसाफ दिलाओ। पुलिस मेरे मुतालबे पर तो और कुछ न कर सकी, लेकिन एक दिन मेरी बहन की कटी पटी नुची हुई लाश मेरे हवाले कर दी। मैं माँ को कब्र में उतारते हुए इतना नहीं तड़पा था जितना इसकी लाश देखकर तड़प उठा। वो मेरी माँ जाई थी। हम माँ की कोख से एक दूसरे के साथ थे। हमने जिंदगी का हर दुख सुख एक दूसरे से बांटा था, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि मैं इसकी लाश इस हाल में ना देखकर तड़पता। मैं तड़पा और ऐसा तड़पा कि अपने होश हवास खो बैठा। मैंने पुलिस वालों को गालियां दी, इनके गिरबान पकड़े, इन पर पत्थर बरसाए और चीख चीख कर कहता रहा कि वो मुजरिमों के साथी हैं, इसलिए मुजरिमों को नहीं पकड़ते। मेरे इस पागलपन का नतीजा निकला कि मैं अपनी बहन के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका और लाकब से अपना सर टकरा टकरा कर चीखता रहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, मैं अपनी रानी को अपने हाथों से कब्र में उतार सकूं। लेकिन इन जालिमों पर मेरी किसी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ। इस जुल्म में मेरे अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि जब खाना देने के लिए एक सिपाही मेरे लकब में आया तो मैंने इस पर हमला कर दिया। मुमकिन था कि मैं ऐसा गला घूंट कर मार ही देता, लेकिन साथी कैदियों और दूसरे सिपाहियों ने मिलकर मुझसे छुड़ा लिया। इस संगीन जुर्म के इल्जाम में मुझ पर बड़ा सख्त पर्चा बनवाया गया। अगर सर्कस का मालिक भाग दौड़ न करता और मेरे लिए अच्छे वकील का इंतजाम न करता तो मैं लंबे अरसे के लिए जेल चला जाता। वकील ने अपनी मुहारत और काबिलियत से अदालत में साबित किया कि अपने साथ बीतने वाले हादसा की वजह से मैं ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार था। तो चूंकि पुलिस की जानिब से मुझे बहन के जनाजे में शिरकत न करने की ज्यादती हुई थी, इसलिए मुझसे वो संगीन हरकत सरजद हुई। अदालत ने मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किया और मेरा ज़हनी इलाज करवाने के बाद मुझे 3 साल की सजा सुनाई। जेल के 3 सालों में जहाँ मुझे बहुत से जख्म दिए, वहीं बहुत कुछ सिखाया भी और कुछ दोस्त भी अता किए। इन दोस्तों में लाला ईसा इस वक्त शामिल हुआ जब मुझे बच्चा जेल से बड़ों की जेल में मुंतकिल किया गया। लाला ईसा मुझे अपने साथ कराची ले आया। वो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझसे बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करता है। कुछ मेरी सलाहियतों का कमाल है और कुछ लाला ईसा की नजर करम के मैं चंद सालों में गैंग में खास मुकाम हासिल कर गया हूँ और मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी मुझे इज्जत से विक्की भाई कहकर पुकारते हैं। अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ या नहीं ये बात मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन अपनी माँ और बहन की मौत और अपनी बेबसी का जख्म अभी मेरे सीने में बिल्कुल ताज़ा है। और शायद यही वजह है कि मैं जब किसी बेबस और शरीफ इंसान को जुल्म का शिकार होते देखता हूँ तो खुद को इसकी मदद से रोक नहीं सकता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मुझे आपसे इतनी हमदर्दी क्यों है। अपनी दास्तान मुकम्मल करके इसने मास की तरफ जख्मी नजरों से देखा तो वो शर्मिंदा हो गया और आहिस्ता से बोला, सॉरी यार, मुझसे तुम्हें समझने में थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन उम्मीद है कि समझ कर नजरअंदाज कर दोगे कि मैं जिन हालात का शिकार हूँ इसमें बंदे से ऐसी गलती हो ही जाती है। माज ने दोस्ताना लहजे में इससे मुआवजा चाहिए। सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं तो प्लीज अब मुझे सोने की इजाजत दे। बाकी सवालों के जवाब मैं आपको फिर कभी दे दूंगा। फिलहाल मैं थोड़ी नींद ले लूँ, ये फ्रेश हो जाना चाहता हूँ। सुबह मुझे अस्पताल जाना है, वहाँ मेरा एक जिगरी दोस्त एडमिट है। ठीक है, सो जाओ, मैं अभी सोऊंगा। माज ने इसके मासूम अंदाज में दरख्वास्त करने पर हंसकर कहा और सोने के लिए लेट गया। जहन पर मौजूद बोझ की हद तक कम हो जाने की वजह से इस बार इसे नींद आने में ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़ी देर में नींद की वादी में उतर गया। सुबह आंख खुली तो वकास जा चुका था। वो फ्रेश होकर किचन में आया तो वहाँ नाश्ते के लवाजमात मौजूद थे। इसने दीगर चीजों को नजरअंदाज करके दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाला और प्याले में चमचा घुमाता हुआ लाउंज में बैठा। बैठने के साथ इसने रिमोट की मदद से टीवी ऑन किया और धीरे धीरे कॉर्नफ्लेक्स खाता खबरें देखने लगा। ज्यादातर गुज़श्ता रोजी की खबरें थी, लेकिन वो नए सिरे से तकलीफ महसूस कर रहा था और इसके कॉर्नफ्लेक्स खाने की रफ्तार कम हो गई। खुद को इस तकलीफ से निकालने के लिए इसने टीवी बंद करने का फैसला किया। अपने इस फैसले पर अमल करने के लिए इसने रिमोट उठाया था कि ब्रेकिंग न्यूज का ऐलान किया जाने लगा। इसकी उंगली पावर ऑफ बटन दबाते दबाते रुक गई। 9 पलक से तैयार तरादार न्यूज कास्टर सनसनीखेज लहजे में खबर सुना रही थी। मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म का खुले आम अगवा। तफसीलात के मुताबिक तालिब इल्म साद हॉस्टल से कॉलेज जाने के लिए निकला था कि रास्ते में इसे रोक लिया गया और अगवा कर इसे असले के जोर पर जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। वाज़ेह है कि तालिब इल्म साद यूनिवर्सिटी के उस तालिब इल्म मास का भाई है जो कुछ अरसा कबल कीरथर की पहाड़ियों पर गायब हो गया था और जिसकी बाजियाबी के सिलसिले में सहाफी गुलजार आसिम की बेटी बुशरा गुलजार ने भी भरपूर कैंपेन चलाते हुए मास के ग़ियाब का इल्जाम मशहूर बिल्डर यजदानी और सनतकार सियासतदान इरफानुल्लाह के बेटों पर लगाया था। न्यूज कास्टर खबर नहीं सुना रही थी, मास के वजूद पर पर्चियां चला रही थी। साद इसका प्यारा भाई 7 दिन दिहाड़े अगवा किया जा चुका था। ये कोई मामूली खबर नहीं थी। इस खबर को सुनकर इसका पूरा वजूद साकित हो गया और वो फटी फटी नजरों से स्क्रीन को देख रहा था।
اسکرین پر اب وہ مقام دکھایا جا رہا تھا جہاں سے سعد کو اغوا کیا گیا تھا۔ نیوز چینل کا نمائندہ ہاتھ کے اشارے سے وہ بائک دکھا رہا تھا جس پر سعد سوار تھا۔ معاذ اس موٹر سائیکل کو اچھی طرح پہچانتا تھا کیونکہ یہ اس کی اپنی موٹر سائیکل تھی۔ اس موٹر سائیکل کے مرر پر ایک بار ماضی میں اسے بشرا کا ساتھ دینے پر دھمکی آمیز پیغام ملا تھا۔ اس نے وہ مرر تبدیل کروا لیا تھا، لیکن آج پھر مرر پر پرمنٹ مارکر سے اس کے نام ایک مختصر پیغام لکھا تھا۔ چینل کا نمائندہ اس پیغام کو پڑھتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ پیغام کس نے اور کیوں دیا ہے۔ کیمرہ مرر کو زوم کر کے پیغام کے الفاظ دکھا رہا تھا۔ سرخ رنگ سے لکھا وہ 3 لفظی پیغام معاذ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا تھا۔ وہاں لکھا تھا معاذ کم بیک۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔